मर्चेंट नेवी में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं बचपन से चाहता था कि मैं इंडियन नेवी ज्वाइन करूं। The merchant navy attracts a lot of a good, handsome salary package. So, क्या इस बात सच है? बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। Have you been near to Bermuda Triangle? हमारा चार्ट होता है, चार्ट में प्रॉपर वहाँ पर आइडेंटिफाइड होता है, दिस इज अ बर्मुडा ट्रायंगल एरिया। लॉट ऑफ शिप हैज बीन wrecked over there, so we don't pass through that. यूएस ईरान का एक बहुत ही टसलिंग इशू चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को लेकर। क्या ये एक्चुअल में चोक पॉइंट है? क्या अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट हुआ ट्रम्प के दोबारा आने से? सर देखो, सर फिरा राजा ना जंगल खराबी करता है। नमस्कार दोस्तों, क्या मुझे नमस्कार करनी चाहिए या फिर हेलो फ्रेंड्स बोलना चाहिए? ये तो हमारे आज सरकार के इस मिजाज ने ही हमें बता दिया है कि हम किस तरीके से किस माहौल में ढल रहे हैं। नेवरदलेस आज मेरे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे बड़े भाई सूरज पांडे जी, एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर। आज उनके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे, उनके साथ कुछ ऐसी उनकी एक्सपीरियंस के बारे में चर्चा करेंगे जो उन्होंने अपने डॉक पर अचीव किया, अपने करियर में अचीव किया, और कुछ जो देश विदेश के जो करंट मुद्दे चल रहे हैं उन पर डिस्कशंस करेंगे। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है हमारा। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने पॉडकास्ट चैनल में भारत डिकोड विद अर्पित में। तो मैं अपने बड़े भाई को अब स्वागत करना चाहता हूँ। सूरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मंच पर आने के लिए। इस मंच पर आने से आप मेरी इस प्लेटफॉर्म की गर्मीयता बढ़ी है। तो मैं एक एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर से बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यही है कि आपसे पूछूं कि मर्चेंट नेवी में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले कैसे आपको, सबसे पहले तो क्या आपको प्रेरणा मिली मर्चेंट नेवी में जाने के लिए? पहले तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और हेलो फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं। हाँ तो बहुत कॉमन हो गया आज। ओके, सो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करनी है? मैं 12th स्टैंडर्ड में था और उससे पहले मेरे एक कज़न थे, उन्होंने ऑलरेडी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी थी। और उस वक्त तक मैं बहुत फोकस था इंडियन नेवी की तरफ। मैं बचपन से चाहता था कि मैं इंडियन नेवी ज्वाइन करूं, बट इन बिटवीन आई थिंक आई वाज इन 9th और 10th स्टैंडर्ड जब मुझे पहली बार पता चला कि आई हैव नॉकनीस। सो बिकॉज ऑफ द नॉकनीस मुझे पता था कि अब मैं डिफेंस तो ज्वाइन नहीं कर सकता। आई वाज लिटिल बिट डिसहार्टेंड, बट मे बी डेस्टिनी ने कुछ और डिसाइड किया होता। देन 12th में एक अगेन कृपा आई ईश्वर की। मैं अपने कोचिंग में बैठा हुआ था और वहाँ पे पार्क में वेट कर रहा था अपने बैच के लिए। सो मैं और मेरा एक बचपन का दोस्त है, हु इज़ माई ब्रदर इन लॉ ऑल्सो। सो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर AIEEE एंड आई वॉज वेरी मच इन टू मैथ्स। मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी, सो मैं सिर्फ मैथ्स के लिए जाता था। देन वहाँ पे एक न्यूज़पेपर उड़ता हुआ आया, एंड आपको याद होगा पहले टाइम एसेंट में एक वेडनेसडे को टाइम एसेंट आता था, तो उसमें लिखा हुआ था जॉइन मर्चेंट नेवी। मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा, मैथ्स अच्छी थी, मैथ्स मुझे बहुत पसंद भी थी, तो वो मेरे पाँव पे आई और आने के बाद मैंने भी उसको आगे ही फॉरवर्ड कर दिया। बट मेरे फ्रेंड संदीप ने उसको उठाया और ही सेड, अरे दिस इज अबाउट मर्चेंट नेवी, व्हाई डोंट यू ट्राई? आई आस्क्ड, व्हाई डोंट यू ट्राई एक्चुअली? So he comes from a army background. His father was army man. So he decided, नहीं यार, my father won't allow me, but तू try कर। I said, open exam है, let's give a try. So he pushed me for the exam and I gave entrance exam. Luckily मुझे मैथ्स ही पसंद थी और एंट्रेंस एग्जाम इज ऑल अबाउट मैथ्स, तो मैंने ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम दिया और वो इग्नो ने करवाया था। और बाय गॉड ग्रेस मुझे सम हाउ मेरी डेस्टिनी में वो रास्ता लिखा था और उस न्यूज़पेपर मुझे मर्चेंट नेवी में एंट्री करवा दी। वेरी नाइस।
तो आपने कितने साल जॉब करी है मर्चेंट नेवी में? Almost 11 plus years. 11 प्लस इयर्स। 1 year of my training time and 11 years of my SEAL time. तो जैसे आपने बताया कि आप इग्नू के एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मर्चेंट नेवी में गए थे, तो अभी भी वही सेम पैटर्न है या कुछ एग्जामिनेशन, अगर नहीं। मेरे स्टूडेंट्स कुछ देख रहे हो तो उनके लिए क्या आप गाइड करेंगे कैसे नहीं, मर्चेंट नेवी में जा अभी इग्नो हैज सस्पेंडेड दैट कोर्स. आई थिंक दे हैव रन ऑलमोस्ट 9-10 बैच. उसके बाद अभी इग्नो नहीं कंडक्ट कर रहा, बट अभी प्रोसीजर पूरा चेंज हो चुका है मर्चेंट नेवी एंट्रेंस एग्जाम्स का. 12th के बच्चों के लिए स्पेशल मेरा सजेशन है, एवरी ईयर आई कम थ्रू फ्यू स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं कि हमें चीट हो गया मार्केट में, कुछ हमें ब्रोकर्स मिले जिन्होंने हमें चीट कर दिया. आई वॉन्ट टू टेल देम द राइट वे इज कि आप सबसे पहले शिपिंग लाइंस के एग्जाम्स, उनके एग्जाम्स कंडक्ट करिए. बिकॉज अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग द कोर्स. आप कोर्स लेकर बैठे रहेंगे एंड देन आप एजेंट्स के आसपास घूमते रहेंगे. लैक्स एंड लैक्स ऑफ सी फेयर आर स्ट्रगलिंग एंड दे डोंट हैव द जॉब. बाय गॉड ग्रेस उस वक्त पे वी आर द लकीस्ट वन. मेरे पास भी स्पॉन्सरशिप नहीं थी, बट बैच में आने के बाद मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, एक वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी आज के टाइम में, वो कैंपस इंटरव्यू के लिए आए एंड मैं सेलेक्ट हो गया. बट आज सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है. बहुत सारे लोगों में इस चीज का क्रेज रहता है, एकदम से एक इंट्यूटिव उनके अंदर एक जागरूकता पैदा होती है मर्चेंट नेवी का नाम सुन के. तो एक्चुअली वर्क क्या होता है बेसिकली, जॉब किस प्रोफाइल जॉब होती है, किस तरीके का काम होता है उसमें? जागरूकता इसलिए आती है क्योंकि हमें लगता है कि हम पूरी दुनिया घूम लेंगे, फ्री ट्रैवल है, हाँ, सब कुछ तो यही कंपनी वो स्पॉन्सर सोचते करती हैं. है, एडवेंचरस लाइफ है. एडवेंचरस लाइफ आई वुड से अभी भी है, बट बहुत कमर्शलाइज हो चुका है अभी. दैट एरा हैज गॉन एक्चुअली. मैं जैसे बोल सकता हूँ कि जिस एरा में मैंने अपनी कैडेटशिप करी थी वो पासिंग एरा था. तब से लेके अभी तक में पूरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आया है. वो एडवेंचर अब इतना बचा नहीं है. शिप बहुत फास्ट मूविंग हो चुके हैं, पोर्ट टर्न अराउंड टाइम बहुत कम हो चुका है. अगर आप कुछ बल्क कैरियर्स ऐसे शिप्स में अगर जा रहे हैं तो बात अलग है, अदरवाइज कंटेनर्स इतना चांस नहीं मिलता, 10-12 घंटे मिलते हैं, बट स्टिल यू गेट अ चांस टू गो अराउंड, रोम अराउंड. आप सारी कंट्रीज देखते हो, और वही एक किक है जो युवा बच्चों को नजर आती है कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया जाए. दैट इज द ओनली रीजन. जैसे कमर्शियल एयरलाइंस में पायलट्स का ट्रैवल टाइम, आवर टाइम या वो काउंट किया जाता है, तो वैसे ही सेम हमारा सी टाइम काउंट होता है. सी टाइम काउंट होता है जी. ओके. सो आपने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एडवेंचर्स किए हैं व्हाइल यू आर ऑन द शिप, जिसमें कुछ कोई इंटरेस्टिंग कहानी आपको बतानी हो जो आपको लगा हो कि इट वाज जस्ट आउट ऑफ माय माइंड? Shipping life is actually complete interesting life, a full-fledged interesting life. Every day is adventurous. Every day comes up with lot of struggle. बहुत सारे struggles होते हैं. Easy life नहीं है. बहुत सारे बच्चे ये सोच कर तले तो जाते हैं and then later on they realize कि it's not easy. अब एडवेंचरस ऐसे होते हैं कि काम इतना स्ट्रगलिंग होता है हमारा, रफ सी फेस करना, वेदर फेस करना. तब तो पता नहीं होता, तब तो नए नए होते हैं, हमें लगता है हम दुनिया घूमेंगे, लेकिन द मोमेंट वी सी द फर्स्ट रफ वेदर, लाइफ उस टाइम समझ में आती है दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी, द लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी. एंड कई लोग होते हैं जो कि अपने पूरे शिपिंग कैरियर में उससे ओवरकम नहीं कर पाते हैं सी सिकनेस से, विच इज़ वेरी कॉमन. और कई लोग ये समझते भी नहीं कि सी सिकनेस है क्या. बेसिकली इट्स जस्ट कि वेसल की जो मूवमेंट होती है रोल पिच बिकॉज ऑफ द वेदर, उसकी वजह से आपको नौजिया होता है. कई लोग उसको अकोमोडेट कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते, और वो इतना इजी भी नहीं होता है. तो इसमें फिटनेस रूटीन चेकअप्स होते हैं? 100% हमारा रेगुलर मेडिकल चेकअप होता है. बिफोर एवरी कॉन्ट्रैक्ट वी गो फॉर द मेडिकल एंड थॉरो मेडिकल चेकअप होता है. यू नीड टू बी वेरी फिट टू वर्क ऑन बोर्ड द शिप. आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है ऐसा, the merchant navy attracts a lot of a good handsome salary package. So क्या ये इस बात सच है? बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मर्चेंट नेवी comes up with a very good perks. But again as I said कि हमारा टाइम जो था, जिस टाइम में, जिस एरा में मैंने ज्वाइन किया था, और जो मेरे से पुराने मेरे सीनियर्स थे, वो एरा जा चुका है. आई वुड से कि 2000 जब मैंने शिपिंग से मतलब क्विट किया था, इट वॉज इन 2016 दिसंबर, 28th of December. तब तक एक मास्टर्स की सैलरी जो थी कंटेनर शिप्स पे, दैट वाज क्लोज टू $10,000 to $11,000. आज 10 साल हो चुके हैं, इट इज स्टिल द सेम. $10,000 to $12,000 a month. A month.
on container vessels. And now Still the same. still the same. But again, dollar prices, आप रुपया वीक हो रहा है तो डॉलर इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से वो काफी एक हैंडसम सैलरी दिखती है. और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एनआरआई, आप एनआरआई अकाउंटिंग में काउंट होते हो, Absolutely. तो आपको इसके अगेंस्ट कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता. इफ यू आर कंप्लाइंग विद द इनकम टैक्स रेगुलेशन, जहां आपको अपने इंडिया से बाहर 184 डेज सर्व करना है, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता इसके अगेंस्ट. सो दैट्स व्हाई इट्स अ गुड अमाउंट, वेरी गुड अमाउंट. Good amount. Absolutely. So मेरे माइंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जोग्राफिकल लोकेशन घूम रही है, उसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि हैव यू बीन टू नियर टू बरमूडा ट्रायंगल? I have been very close to Bermuda Triangle, but I was the second option. We are aware कि हमें उसके आसपास से नहीं जाना है. अगर आप मैप में देखोगे, जो हमारा चार्ट होता है, चार्ट में प्रॉपर वहां पर आइडेंटिफाइड होता है, दिस इज अ बर्मुडा ट्रायंगल एरिया एंड लॉट ऑफ शिप हैज बीन wrecked over there, so we don't pass through that. तो आपको क्या लगता है कोई साइंटिफिक रीजन है वहां पर जो सारे शिप्स रेक्ड अप हो रहे हैं, या फिर जैसे मैग्नेटिक पोल की बात की जाती है, अर्थ का मैग्नेट वहां पे बहुत ज्यादा हाई है इसलिए अट्रैक्ट होते हैं वहां पे सारे एयरप्लेन्स या शिप्स, या फिर कोई आपको सुपरनैचुरल है. सुपरनैचुरल रीजन है? सुपरनैचुरल तो नहीं बोल सकता. मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था, और उस डॉक्यूमेंट्री में था कि अ प्लेन वाज पासिंग बाय, और द मोमेंट दे क्रॉस द बर्मुडा ट्रायंगल एरिया, वो ऑलमोस्ट टाइम ट्रेवल में, मतलब वो ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले क्रॉस कर गए एंड द सेम टाइम. सो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री है, आप देख सकते हैं. तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट, टू बी वेरी फ्रैंक. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट बिकॉज हम लोग उसके क्लोज ही, नियर बाई ही रहे हैं, कभी उसको क्रॉस नहीं करा है, अलाउड नहीं है. आई वाज अ सेकंड ऑफिसर, सो आई नो कि मुझे इसके ऊपर से जाना नहीं है. वी हैव टू अवॉइड दिस पैसेज. क्यों लैंड अप करना उन सब चीजों पे? Absolutely. बट देयर इज समथिंग देयर. There is something there. देयर इज समथिंग. So आपकी पूरे करियर में कोई ऐसा मोमेंट रहा है जिसपे आपको लगा हो कि आज शायद घर वापस ना पहुंच पाऊं? Yes. As I said before कि लाइफ बहुत एडवेंचरस है, और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां मतलब रिस्क हर दिन होता है. डिफरेंट तरीके का रिस्क आपके सामने आता रहता है. बट मैंने बहुत रिस्क लिया है लाइफ में. मैं बहुत हार्ड वर्किंग अपने आप को बोल इसलिए सकता हूँ बिकॉज वी कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ हमारे पास चॉइस नहीं थी. मर्चेंट नेवी वॉज नॉट अ चॉइस. मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी. जब मेरे पास आया तो आई हैव टू पिक इट अप. सो मैंने वो हर काम किया जिससे मैं एक बेहतर ऑफिसर बन सकूं. हमारे नेवी में मर्चेंट नेवी बोला था ऑफिसर लाइक क्वालिटी. सो मैंने जिंदगी भर बहुत बहुत मेहनत करी, बहुत सारे ऐसे रिस्क लिए जो कि बोलूँ तो शायद फॉर नॉर्मल पीपल इट इज नॉट वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी. बट एक सिचुएशन थी, आई स्टिल रिमेंबर 2011, जब आपको याद होगा जापान में सुनामी आई थी और फुकुशिमा प्लांट जब न्यूक्लियर रिएक्टर जो था वो ब्लास्ट हो गया था. उसी टाइम में, उसी एरा का बात है. उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में आई हैव ऑलमोस्ट केम अक्रॉस 7 to 8 स्टॉर्म्स. ऐसा कुछ मैंने कभी फेस नहीं किया था जब मुझे लगे कि हाँ आज ईश्वर दिख गए. बट मैं ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन से बाहर निकल रहा था. आई वॉज अ सेकेंड ऑफिसर, और वेदर फैक्ट्स डिले, हमारा वेदर फैक्ट्स आता है जिससे हमें वेदर का डेटा मिलता है, और हम उस डेटा को प्लॉट करते हैं वेदर चार्ट पे. और वेदर चार्ट से हमको पता चलता है कि कोई डिप्रेशन है क्या, डिप्रेशन बोले तो कोई लो है क्या, और कोई स्टॉर्म है क्या जो कि पास कर रहा है. और बिकॉज वो वेदर फैक्ट्स डिले था, लेट आया, मैं वॉच पे जस्ट आया था एंड वी हैव रिसीव्ड द वेदर फैक्ट्स. कैप्टन जस्ट वेंट टू स्लीप, रेस्ट करने गए थे. और जब मैंने उसे वेदर चार्ट पे प्लॉट किया, वेदर काफी ओवरकास्ट था, क्लाउडी था, काम था, पता ही नहीं चल रहा था. ब्रिस्बेन से वी वर गोइंग टू न्यूजीलैंड, लिटिलटन, एंड आई रियलाइज जब मैंने वेदर चार्ट पे प्लॉट किया कि वी आर समवेयर एट द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. दैट्स व्हाई दे वर सो काम. मैं सेकंड ऑफिसर था, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे मास्टर को था, कैप्टन को था. आई इमीडिएटली कॉल्ड अप माय कैप्टन. ही केम अप, उन्होंने देखा, समझा, फिर से एक वेदर फैक्ट चेक किया, कंपनीज को मेल चेक किया कि देयर इज समथिंग. जस्ट उसके 1-2 घंटे के बाद वी वर अराउंड द आई, और वेदर स्टार्टेड गेटिंग वेरी वेरी रफ, वेरी 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 रफ. सो रफ कि द लेंथ ऑफ द शिप वाज क्लोज टू 260 meters. तो
आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि रोल और पिच होता क्या है. रोलिंग इज व्हेन द मूवमेंट इज लाइक दिस, port to starboard, and pitching is like this. So started pitching so badly, and it was a container ship, कि जब वो पिच करता था तो पूरा स्प्लैश आपके ब्रिज पे आता था. और ब्रिज काफी पीछे होता है. अगर इफ आई से 260 मीटर का वो है तो 200 मीटर्स पे कम से कम ब्रिज आता है. कैप्टन ने इमीडिएटली सारे क्रू को इन्फॉर्म किया कि चीजें सिक्योर करी जाए. दैट इज अ नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑन बोर्ड द शिप बिफोर द स्टॉर्म. वी सिक्योर द गैली, वी सिक्योर द थिंग्स, वी सिक्योर द सेफ्टी इक्विपमेंट्स. एंड बाय द टाइम हम लोग ब्रिज पे अपनी सिक्योरिंग करने लगे, एंड वी स्टार्टेड, देयर इज अ स्पेशल वे हाउ टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म. सो मास्टर वाज वेरी मच अवेयर ऑफ दिस, तो वो इमीडिएटली प्लान करने लगे. वी वर ऑल्सो ऑन द ब्रिज, और पिचिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई मेरी लाइफ का. वो अभी भी मेरे दिमाग में कैप्चर है कि कैप्टन कपूर थे, वो ही वॉज ऑन माई लेफ्ट साइड, आई वॉज ऑन दिस साइड. पिचिंग होते होते पिच कुछ इतना स्ट्रांग हुआ कि वो शिप ऑलमोस्ट इतना खड़ा हो गया. डिफिकल्ट है मैं बता पाऊं कि वो कितना डेंजर सिचुएशन होती है. मतलब उस टाइम पे मैंने अपने कैप्टन को बस ऐसे देखा, एंड मेरी हार्ट पाउंड होना स्टार्ट हुआ, एंड मुझे भी लगा कि शायद ये आज आखिरी बार है, टाइटैनिक 2 हो जाएगी. ये आज आखिरी बार है और इसके बाद शायद हम देखेंगे नहीं. एंड ही ऑल्सो गेव मी द सेम ग्लांस. बाय गॉड ग्रेस वो आया, इट रैम्ड द शिप सी. अब लगा ये नीचे जाके वापस आएगा कि नहीं आएगा. Fortunately, we survived by God grace. But that was the only incident I remember कि मुझे लगा कि we are done now. This life is gone. So, आपको कभी सी गून्स के साथ एनकाउंटर हुआ है, जो समुद्री डाकू? Yes, I have experienced. आपने मलाका स्टेट का नाम सुना होगा, आजकल काफ़ी फेमस है. So, मैं एक वेसल पे था, और ऑलमोस्ट 300 लॉन्ग वेसल. आई वॉज थर्ड ऑफिसर दैट टाइम. सो हम लोग ड्रिफ्ट कर रहे थे. वेसल में बर्थिंग की परमिशन नहीं थी, तो मलाका स्टेट से बाहर और नॉर्थ ऑफ इंडोनेशिया हम लोग ड्रिफ्ट कर रहे थे. एंड दे वर इंडोनेशियन पायरेट्स, सो नॉट सोमालिया, इंडोनेशियन पायरेट्स. आई वॉज ऑन द वॉच. वेरी काम वेदर, वेरी गुड वेदर. जो वेदर चिल होता है तो शिप पे काफ़ी मज़ा आता है. आई वॉज हैविंग माई कॉफ़ी. आई वॉज ऑन 8 to 12 वॉच. तो सडनली आई रियलाइज वाइल ड्रिफ्टिंग मीन्स कि हम लोग एंकर नहीं डाल रहे हैं, बट स्लो स्ट्रीम पे बस आगे पीछे घूम रहे हैं. सो वाइल ड्रिफ्टिंग आई रियलाइज कि मेरे रेडार पे अराउंड 2 छोटे छोटे मार्क्स दिख रहे हैं मुझे. एंड इतना अच्छा सिमेट्री से है वो कि मेरे पीछे से, फ्रॉम माई ऑफ साइड, 2 स्मॉल बोट्स विद 8 nautical mile speed, they are coming toward me. Cruising towards. They're coming toward me. And suddenly I realize कि कुछ मेरे नॉर्थ वेस्ट से भी आ रहा है, मेरे पोर्ट साइड से भी आ रहा है, और वो भी काफ़ी स्पीड से आ रहा है. मैंने कैप्टन को इन्फॉर्म किया, कुछ लग रहा है मुझे. ही वॉज बिजी विद सम मेल्स. उन्होंने बोला कि कीप अ वॉच. अब बायनोकुलर की एक रेंज होती है कि कितनी रेंज पे आपको क्लियर वो लोग स्पॉट होंगे. आई वॉज वॉचिंग. देख ऑलमोस्ट हम ड्रिफ्ट कर रहे थे तो इंजन भी स्लो स्ट्रीम पे था. ऑलमोस्ट 3 nautical miles के अराउंड थे, व्हेन आई रियलाइज कि दीज आर बेसिकली पायरेट बोट्स. फिशिंग बोट होती हैं उनकी, और उनके अंदर एक स्पीड बोट्स होती हैं. वो जब व्हेन दे कम वेरी क्लोज, दे लॉन्च द स्पीड बोट्स, एंड स्पीड बोट आके आपका वेसल को करती हैं. और इंडोनेशिया के पास था, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो शिप हाईजैक करते हैं, लेकिन दे लूट द शिप एंड दे गो बैक. And I swear on my God, when I saw that the people with black scarf के साथ बाकायदा, they have big knives, and they were coming toward us, and I immediately shouted, "Captain, they are pirates!" And luckily, very strong ship, very very strong ship. हमारी जो maximum speed थी, that was 27 nautical miles per hour. So that was in Malacca State only. Malacca State से बाहर इंडोनेशिया, नॉर्थ ऑफ इंडोनेशिया की बात है. मलाका स्टेट में हम एंट्री नहीं कर रहे थे, हम बाहर थे. और वहाँ पे हमें बेसिकली मैसेजेस आते रहते हैं पायरेसी के. तो इमीडिएटली कैप्टन केम, वी हैव इमीडिएटली रेज अलार्म, क्रू इमीडिएटली बिकम अलर्ट. इंजन रूम को इमीडिएटली कॉल किया गया, और इंजन फुल ब्लास्ट दिया गया, एंड वी स्टार्टेड रनिंग लाइक हेल, एंड बाय गॉड ग्रेस बच गए फिर से. तो अब जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे वर्ल्ड की जोग्राफिकल लोकेशंस में, वैसा ही एक ऐसा स्टेट अब बन चुका है जो बच्चा जानता है, द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, है ना?
तो यूएस ईरान का एक बहुत ही टसलिंग इशू चल रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मस को लेके। क्या ये एक्चुअल में चोक पॉइंट है हमारे वर्ल्ड के ऑयल ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए, या फिर इसका भी कोई ऑल्टरनेटिव आ सकता है? पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि क्या इसका कोई अदर ऑल्टरनेटिव हो सकता है, या ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट बन सकता है हमारी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के लिए? देखिए, ज्योग्राफी हम चेंज नहीं कर सकते। जो जिस तरीके से हमारी ज्योग्राफी डिजाइंड है वो है। हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है, एंड क्लोज टू, आप मान के चलिए 80-90% हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। लकीली हम लोग 70% अराउंड द वर्ल्ड करते हैं। इसमें अमेरिका भी है, लैटिन अमेरिका भी है, एंड अदर कंट्रीज आल्सो इन्वॉल्वड। रशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर टू अस। सो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ हमारे लिए नहीं, और भी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सिर्फ क्रूड ऑयल की बात नहीं है, वो ज्योग्राफी ऐसी है कि अगर हम वहां से अवॉइड करें, बिकॉज आपका एलपीजी, आपका एलएनजी, ये सबसे क्रूशियल एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं जो हमें चाहिए। क्रूड से इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एलपीजी इमीडिएटली हाउस होल्ड क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो उसकी वजह से उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एलएनजी 40% कतर से आता है, तो आप मान के चलिए 90% ये सारे एनर्जी प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो गल्फ एरिया से आते हैं, और उसका एंट्रेंस पॉइंट सिर्फ एक है कि आपको वहीं से एंट्री लेनी है। So it's a very critical point for us, very very critical point for us. So is there any alternative to this route? There is no alternative to this route. फिर उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप कहीं और से स्टार्ट परचेसिंग, और जब आप कहीं और से परचेस करते हो तो द प्राइसेस आर डिफरेंट, द डील्स आर डिफरेंट। आप यूएस से परचेस करते हो, इट्स एक्सपेंसिव ऑयल। अभी तक एक वर्ल्ड स्टैंड्स पे अगर मैं बात करूं तो ट्रम्प या फिर ऑफ कोर्स यूएस हैज नॉट स्टेटेड देयर पॉइंट कि हम क्यों ईरान के साथ भिड़े। मे बी सम ईगो क्लैशेस आर देयर व्हिच हैज रिजल्टेड इन सच अ फिनोमेना, बट मतलब इफ आई अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिक्स, मतलब इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड, तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों इतना बड़ा सुपर पावर होने के बावजूद यूएस, जिसमें इफ यू टॉक अबाउट देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ, इफ यू टॉक अबाउट देयर military equipments, their art of design, their state of designs, they have everything, but still they are not able to knuckle down Iran. So what's the like the struck point here? मेरा अपना ओपिनियन है इस पूरी जो पूरा वॉर चल रहा है इसको लेकर। देखिए, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। आई एम नॉट हेयर टू मतलब पैसिफाई एनीबॉडी। क्या होता है, जब आपके पास शक्ति आती है तो शक्ति के बाद आप एक समय पे कहीं ना कहीं वो शक्ति सर पे चढ़ जाती है। कहीं ना कहीं यूएस बहुत अंडर एस्टिमेट कर गया ईरान को। जस्ट फ्यू डेज, मतलब फ्यू मंथ्स बिफोर, उसने जिस तरीके से वेनेजुला को टेक ओवर किया, उनके प्रेसिडेंट को उठा के लेके चले गए, उनको लगा दैट विल बी वेरी सिंपल, रिजीम को हिट मारेंगे, उनके रिजीम सुप्रीम के बाद कुछ बचेगा नहीं, एंड वो इजीली नकल डाउन हो जाएंगे। मुझे जो लगता है उनका कभी भी जो सोल पर्पस था वो वहां पे जाके अपनी मिलिट्री को डालना या कंट्रोल लेना नहीं था, बट अपना खुद का एक पावर वहां प्यादा वहां बिठाने का उनका एक पर्पस था। बट सुप्रीम लीडर की डेथ के बाद जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया, उनको भी नहीं लगा कि वो लोग इस तरीके से रिटेलिएट कर पाएंगे। और आप उनकी वॉर स्ट्रेटेजी मुझे बड़ी ही बहुत बढ़िया लगी। ईरान को ये पता है कि यूएस इज वेरी लॉन्ग, वॉशिंगटन डीसी इज वेरी लॉन्ग, दे कैनॉट सेंड द मिसाइल ओवर देयर। सो उन्होंने उनके सारे स्टैब्लिशमेंट को डैमेज करना चालू कर दिया। वो डायरेक्टली ईरान को हिट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली उनकी सारे स्टैब्लिशमेंट को हिट कर रहे हैं। और उनके पास जो सबसे स्ट्रेटेजिक पावरफुल चीज थी वो था स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि वो ये वॉर जीतेंगे, मतलब कहते हैं करता तो क्या करता, मरता तो क्या करता। तो उनको पता था कि उन पे अटैक हो चुका है, उनके सुप्रीम लीडर जा चुके हैं, तो उन्होंने, जो मुझे समझ में आता है, उन्होंने वॉर को डिले करने में फोकस किया। बिकॉज अगर आप देखोगे उनके ड्रोन $1000 के ड्रोन से उनकी $20,000 की बैलिस्टिक मिसाइल वो डैमेज कर दे रहे हैं। अब आप देखो ना, आप जितनी वॉर डिले हो रही है, यूएस इज वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी
तो वो कुछ नहीं कर रहा, उनके डैमेजेस को बढ़ा रहा है। जीतना ना जीतना तो समय ही बता पाएगा। Just like US did in Afghanistan. एक्चुअली अफगानिस्तान एंड इराक वाज अ बिग लेसन फॉर यूएस, इसीलिए उन्होंने अभी तक मिलिट्री वहां पर ड्रॉप नहीं करी है, क्योंकि मिलिट्री उनके पास, उनको पता है कि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। But इराक they're now में planning to deploy military. मे बी इन फ्यूचर दे आर ट्राइंग, आई डोंट नो, बट जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलती है, अगर वो मिलिट्री लैंड करेंगे, देखिए आपको उनकी ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। ईरान की ज्योग्राफी, उनके पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे। उन्होंने लैंड माइन, इवन सी में माइंस तक का क्लेम किया था। And even now they don't know where they have mined it. आप सिर्फ एक रिस्क, आप सिर्फ एक डर खौफ क्रिएट कर दीजिए ना। आप उन्होंने इराक के बाद जो एक्सपीरियंस किया है, उनकी मिलिट्री ने एक्सपीरियंस किया है, मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अपनी मिलिट्री को वहां पर लैंड करेंगे। वो बाहर से ही वॉर करेंगे, अगर वो जाना चाहते हैं तो लेट्स सी। तो सूरज जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज 1-1.5 साल पहले ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड में क्रिएट की थी, दैट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब वो परसेप्शन जस्ट उल्टा हो गया है। I think he's making America worst for the near future, and they will not be able to revive for the next 10 or 20 years, what I believe. So, ये जो इनके जो पर्सनल एस्पिरेशंस चल रहे हैं, इस पर्सनल एस्पिरेशंस की वजह से पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हुआ है। एग्जैक्टली है ना? उस वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक ऑर्डर में अब उसको रिवाइव करने में भी टाइम लगता है। व्हेन यू डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग बाय अ बॉम्ब, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड्स, बट इट कैन नॉट बी रीगेन इन सेकेंड्स, राइट? तो मेरा मानना ये है, मेरा आपसे ये भी राय लेना जरूरी है, आप क्या सोचते हैं कि क्या अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट हुआ ट्रम्प के दोबारा आने से, या उनके लिए कोई फ्रूटफुल सिचुएशन वो क्रिएट करके जाएगा फॉर द नेक्स्ट 10 और 20 इयर्स? सर देखो, सरफिरा राजा ना जंगल खराबी करता है, तो वो एक सरफरे राजा ही है, जो मुझे समझ में आता है। बिकॉज उनके साथ जो प्रॉब्लम है, जो सेकंड टाइम जब वो आए उसके बाद जो उन्होंने किया है, पहली बात तो उनकी नजरों से सब वो पावर उनके चेहरे पे दिखती है, उनको सारी कंट्रीज ना अपने कंट्रोल में चाहिए। आज इंडिया इस पावरफुल स्टेज पर खड़ा है कि इंडिया बिना जवाब दिए भी अपना जवाब दे रहा है, ऐसा मेरा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो जो भी कंट्री उनको आंख दिखाती है, उनको समझ में नहीं आता। वेनेजुला हो गई, चाहे चाइना हो गई, चाहे इंडिया हो गई, चाहे ईरान हो गई, तो इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लेना और इतना ज्यादा पावर को लेकर एग्रेसिव होना वाज नॉट राइट। अभी बहुत देखा गया है कि जो सिविक रेवोल्यूशंस हो रहे हैं या सिविक अनरेस्ट हो रहा है हमारे नेबरिंग नेशंस में, अभी रिसेंटली हुआ इन नेपाल, इन बांग्लादेश, इवन इन श्रीलंका। रीसेंट केसेस तो बांग्लादेश और नेपाल के ही हैं। तो उसमें बहुत बड़ा रोल अमेरिकन स्पाइस का रहा है। CIA के एजेंट्स का एक बहुत बड़ा डायरेक्ट एंगेजमेंट रहा है उनकी पॉलिटिकल ऑर्डर को डिस्टर्ब करने में। तो क्या वही एक इनिशिएटिव वो इंडिया में लेने जा रहे थे बाय लॉन्चिंग द कॉकरोच जनता पार्टी, या फिर कॉकरोच जनता पार्टी एक पॉलिटिकल एफर्मेशन के लिए नहीं बनी थी, वो एक CGI के पॉलिटिकल या फिर एक एब्रप्ट स्टेटमेंट की वजह से क्रिएट हुई, और उसका रिजल्ट आज आप सामने देख ही रहे हैं कि उसका रिजल्ट एक जबरदस्त आउटरीच आया जेन जी स्टूडेंट्स में, और उन्होंने गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेने में मजबूर कर दिया। तो आपका क्या मानना है, क्या इसमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का इन्फ्लुएंस है, इन्वॉल्वमेंट है? ओके, ये आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, एंड आई थिंक कि पूरा देश इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है फ्रॉम पास्ट 25-30 डेज सिंस इट वाज स्टार्टेड। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पुट अप करूंगा और ऑडियंस से भी पुट अप करूंगा, और मुझे लगता है कि वो खुद डिसाइड करें, बिकॉज ओपिनियन डिफर कर सकते हैं। मेरी जो दृष्टि मुझे बोलती है, जो मुझे मेरा नज़रिया दिख रहा है,
जो मैं सिर्फ बाहर बैठ के देख पा रहा हूँ, बिकॉज मैं तो प्रोटेस्ट में खड़ा नहीं था। बट हाँ, आई हैव 2 किड्स, मेरी डॉटर जेनजी है, मेरा माई सन इज जेन अल्फा। आई डोंट नो क्या होता है, बिकॉज हमारे टाइम पे तो हमें सब पता ही नहीं था। नाउ 2025 से जो भी है वो जेन बीटा है, जेन बीटा। सो हम लोग मिलेनियल्स हैं। हाँ, तो हम लोग मिलेनियल्स, तो हमारे टाइम पे तो हमें सब पता ही नहीं था कि व्हाट इज मिलेनियल्स, व्हाट इज जेन अल्फा एंड ऑल दोस थिंग्स। हम तो सिर्फ 2 ही चीज जाते थे, बुजुर्ग और यूथ, दैट्स ऑल। ये युवा हैं और ये बुजुर्ग हैं। तो रिगार्डिंग सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, देखिए मेरा अपना स्टैंड है बाकायदा। ये हमारे देश में अनगिनत समस्याएं हैं, अनगिनत समस्याएं, जिनको आप जिस भी टॉपिक को अगर पकड़ के अभी बात करना चालू करें तो 365 डे 24/7 भी हम उनके ऊपर बात कर सकते हैं। सीजेपी एक चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट से ओरिजिनेट हुआ, या कहते हैं उनका इन्वेंशन हुआ। अच्छा, लॉजिकली देखा जाए तो आप एक शब्द जो उन्होंने बोला है कॉकरोच, वो उनके लिए नहीं था, या फिर युवा लोगों के लिए नहीं था। वो कुछ अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए था, जो आकर कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, जो अपने सीनियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका कोई स्टैंड नहीं होता। तो उन्होंने उनके रेलेवेंस में अपना एक एग्रेशन दिखाया था। बिकॉज कोई अगर चीफ जस्टिस भी आए तो वो भी कभी वकील रहे होंगे, कभी सीनियर काउंसलर रहे होंगे। तो उनका उनसे रिलेटेड एक था, और उन्होंने उनके बीच में कुछ एक्टिविस्ट को भी इन्वॉल्व कर लिया कि भाई जिन पे कुछ नहीं होता वो सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं। और यहाँ से कुछ लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मैं यहाँ पे पहले तो इसको बहुत इजीली डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ कि जेनजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेनजी, आई एम टॉकिंग अबाउट सीजेपी राइट नाउ, बिकॉज आई पर्सनली लव जेनजीज। मेरी बेटी भी जब जेनजी है, और तो हाँ, डेफिनेटली कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये वैल्यूज लूज कर चुके हैं, मोरल्स खत्म हो चुके हैं, कुछ भी आकर जस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे नहीं बोल सकते। बट आई एम टॉकिंग अबाउट सीजेपी। तो सीजेपी में जो भी उनके स्पोक्स पर्सन और जो फेस रहे हैं, देखिए आप एक चीज समझनी पड़ेगी। एक मुद्दा उठा, एक पार्टी पैदा हुई। अब पार्टी उस टाइम पे कोई मुद्दा ढूंढ रही थी अपना रेलेवेंस क्रिएट करने के लिए। अब कहते हैं कि ये भाग्य विधाता ने डिसाइड कर रखा था कि उनको एक मुद्दा भी मिल गया नीट पेपर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था। क्योंकि हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि एक्टिव गवर्नमेंट जो है अभी प्रेजेंटली बीजेपी गवर्नमेंट 12 साल से पावर में है। पावर में रहने के बाद अगर हम जाते हैं, हम अपना वोट खुद चूज करते हैं और जाकर उनको वोट देते हैं, तो ये हमारा राइट है उनसे सवाल भी करना कि क्या 12 साल एनफ नहीं होते कि आप एक सिस्टम को एटलीस्ट एक एग्जाम जो कि इतना इंपॉर्टेंट है उसको सिस्टमेटिक ला सको। यूपीएससी के एग्जाम क्यों नहीं लीक करता है? नीट का कैसे हो जाता है? आईआईटी का एग्जाम कैसे लीक नहीं होता? तो क्वेश्चन किससे पूछेगा इंसान? लीक प्रूफ। तो कैसे, किससे क्वेश्चन करा जाएगा? तो वो जो मुद्दा था वो जेन्युइन था। 21 बच्चों की जान चली गई। वो 21 बच्चों के पेरेंट्स ने क्या सफर किया, उस मुद्दे को पकड़ के कुछ एम्बिशियस लोग सामने आए, मुझे जो लगता है कॉकरोच जनता पार्टी। बट ज्यादा टाइम नहीं लगा, 2 से 3 दिन के अंदर वो 21 लोगों के पेरेंट्स में से सिर्फ 2 लोग मैं स्पॉट कर पाया था एट द जंतर मंतर साइड। हाँ जी, एक फादर थे जिन्होंने बोला कि उनमें से जो फोटो लगी है वो मेरे बेटे की है, एंड आई कैन सी द पेन। और एक ब्रदर थे, वो आए थे कि मेरा भाई था, जैसे उसको पता चला एंड उसने सुसाइड कर लिया। मैं आज आपसे पूछता हूँ सर, इवन जो स्पोक्स पर्सन, जो दीपके जी, जो विजेता दहिया जी, ये सब जो जाके खड़े थे, क्या वो 21 बच्चों के माँ बाप को जानते हैं, या उनका नाम भी जानते हैं उन 21 बच्चों का? नहीं, of course they might have used them as a tool, of course। वो जो इतना, अगेन पहली बात तो एक बहुत अच्छा जो भी हुआ, जिस भी रीजन से हुआ और जिस तरीके से भी हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दिया, देना चाहिए था। ये अकाउंटेबिलिटी बनती है। हमारे नेवी में भी एक बहुत सिंपल स्ट्रिक्ट रूल है कि जैसे ही आप अच्छी पावर पर आते हो, जैसे ही आप कैप्टन बनते हो, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग गोज रॉन्ग ऑन द शिप। आप पुलिस में भी देख लीजिए, कोई भी दंगा भड़कता है, एसपी सिटी सबसे पहले सस्पेंड होता है, तो कैबिनेट में क्यों नहीं? तो वो होना बहुत जरूरी था। बट इतना, जिस मुद्दे को पकड़ के जिस तरह की पावर्स ने उसको यूटिलाइज किया, आपको समझना पड़ेगा आग कैसे लगती है। आरपी जी, आग लगने के लिए आपको चिंगारी चाहिए, कम्बस्टेबल मटेरियल चाहिए, फायर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए।
तो कंबस्टिबल मटेरियल था हमारे पास, वो बच्चे जिनकी डेथ हो गई, जिनको यूज किया गया, चिंगारी लग चुकी थी नीट पेपर की वजह से, फ्यूलिंग सीजेपी कर रही थी, बट ऑक्सीजन क्या था इसमें, ये क्वेश्चन मार्क है जो सबको समझना पड़ेगा। क्योंकि 25 दिन तक मैं तो नहीं जाके बैठ पाऊंगा, 25 दिन तक स्टेमिना मेरे पास नहीं है कि मैं एक जगह बैठकर प्रोटेस्ट कर सकूं, घर चलाने हैं, बच्चे पालने हैं, और एक कॉमन मैन नहीं बैठ सकता। और एक और सवाल है जो मेरे दिल में है, पता नहीं मैं कितना सही हूं कि गलत हूं, 22 लाख बच्चे अपीयर हुए, 22 लाख बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ। गवर्नमेंट ने करेक्टिव एक्शंस भी लिए, नो डाउट, गवर्नमेंट ने करेक्टिव एक्शंस लिए, एयरफोर्स यूटिलाइज करी, बड़ा बहुत ही इट वाज बट अगेन अपना देखने का तरीका है, मेरा देखने का तरीका है कि डिफेंस सिस्टम शायद आज इसको भी डिफेंस कर रहा है। बिकॉज आप समझिए ना, आप किससे लड़ रहे हो, लड़ तो माफिया से रहे हो। ओरिजिनल कल्प्रिट कौन है? आप और मेरे जैसे कोई इंसान बैठा होगा ना जो अपने बच्चे को जानता है कि ये पास नहीं कर पाएगा एग्जाम, तो उसके लिए उसने एग्जाम लीक कराए, कौन जानता है? तो इन माफिया से ही लड़ रहे हो, तो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करा गया। हाँ, मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी पावर को यूटिलाइज करना, एंड आई बिलीव आगे कभी फ्यूचर में नहीं होगा, दे विल कम अप विद सम गुड सॉल्यूशन। लेकिन उस मुद्दे को लेकर कुछ हवाएं चली। वो ऑक्सीजन कौन थे, क्या आपने आइडेंटिफाई? क्या वो सिर्फ बिना ऑक्सीजन के ऑपरेट हो रहे थे? 25 दिन तक खाना आप देख रहे थे, क्या क्या चल रहा था, कहां से ऑपरेट हो रहा है, कैसे ऑपरेट हो रहा है वो सर? वो कहां से जोमेटो स्विगी हो रहा था? बहुत सारे बच्चे जो एक्टिवली हमारे नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में रहते हैं, उन्होंने बच्चों ने कंट्रीब्यूट करके स्विगी ऑर्डर्स किए हैं। सर आपने भी देखा, मैंने भी देखा है। इवन सर, लेट मी स्पीक अबाउट इट। मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा सर, आप इस पे जस्टिफाई करिएगा। अगर मैं इसकी पूरी क्रोनोलॉजी देखूं तो एक स्टेटमेंट आया, उससे एक पार्टी जनरेट हुई। पार्टी का बस एक मोटिव था कि हाँ भाई, उसे एक मैसिव ऑनलाइन इंस्टाग्राम बेस्ड रिस्पॉन्स मिल गया है। इंस्टाग्राम को गवर्नमेंट लाइटली ले रही थी। डेफिनेटली इट वाज नॉट ए प्लेटफॉर्म, है ना, क्योंकि वहां पर इन्फ्लुएंसर्स अपनी रील्स बनाते हैं, एंडोर्समेंट्स करते हैं। इट इज डेफिनेटली नॉट ए गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। उस बेसिस पर उस फाउंडर को एक इनिशिएटिव मिला, माइंड में इंस्टिगेट हुई चीजें, आए वो इंडिया, मल्टीपल जगह कुछ क्राउड गैदरिंग्स करी, टॉक्स की, फिर वो फाइनली जंतर मंतर पे बैठे। जंतर मंतर पे भी करीबन 6-7-8 दिन तो रिस्पॉन्स ही नहीं आया व्हेन सोनम वांगचुक सर स्टार्टेड देयर हंगर स्ट्राइक, है ना। यही तो क्रोनोलॉजी है सर। मेरा कहने का मतलब बस यही है, जो मैं आपसे बताना चाहता हूं, कि जब सोनम सर एब्डक्ट हुए, आउटरीच वहां से स्टार्ट हुआ। व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ एब्डक्टिंग अ पर्सन who was doing a hunger strike for those students who have committed suicide for the system failure? Because there was a loophole in the system, 100%, है ना। बैक टू बैक पेपर लीक्स हो रहे हैं। पिछले साल भी हमारे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये बोला कि हम इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, इसमें स्ट्रिक्टर कानून लेके आने की कोशिश कर, जो कि अभी तक नहीं है, जो कि अभी तक नहीं आया, और दोबारा हो गया ये लीक। उसके बाद में आपने रीनीट करवा के उसको, उसके फायदे भी गिना दिए कुछ मिनिस्टर्स ने कि रीनीट करवा के हमें फायदे भी हो गए हैं। लेकिन फाइनली हम उसी स्टेज पर बैठे हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरे डिपार्टमेंट या मेरी शॉप या मेरी स्कूलिंग या मेरे किसी भी बिजनेस में मेरे को लॉस होता है, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, 100%, authority person is responsible for it. तो why they have dragged such situation to the next 37 days? वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। इसका शायद अगेन ये मेरा पर्सपेक्टिव है। देखिए, एग्जैक्ट फिगर बताना कि सारी फंडिंग जितनी भी आई, एक मास फंडिंग है, आप भी समझ रहे हो, 50,000 प्लस लोग डेली गैदर हो रहे थे, इतना खाना बढ़ रहा था। आपको लगता है कि ये बच्चों की तरफ से अगर हुआ है तो मुझे नहीं पता, हो सकता है आप सही हो, मैं उस डेटा पे नहीं। बहुत सारे एनजीओज भी थे, एनजीओज भी थे। सर मैंने बोली ना, थोड़ी सी चीजें समझने वाली बात है, किसी भी चीज को न्यूट्रल टर्म्स में समझना बहुत जरूरी है। प्रोटेस्ट होते हैं, अन्ना हजारे जी का भी प्रोटेस्ट आया था, एक बहुत जेन्युइन प्रोटेस्ट था उस वक्त पे वो, और उस प्रोटेस्ट में भी हमने देखा कि क्या क्या एक प्रॉपर एक पार्टी फॉर्म हुई है।
वो लोग जो अपनी आइडियोलॉजी से बिल्कुल शेक हो गए। और आज अन्ना हजारे मेरे ख्याल से, मुझे लगता है केजरीवाल जी ने एजेस से बात भी नहीं कही होगी। उसी टाइम पर आपके कितने उनके पार्टिसिपेंट, उनके कलीग्स थे जो कि आज छोड़ के पार्टी जा चुके हैं। आज जब आप इस प्रोटेस्ट को भी देखते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोनम वांगचुक जी, मैं क्रेडिबल एनफ नहीं हूं कि उनके बारे में कोई भी कमेंट पास करूं। मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स को लेकर बात कर रहा हूं। एक ट्रू एस्पिरेंट्स, वो 21 बच्चे जिनकी डेथ हुई, वो प्रोटेस्ट इंपॉर्टेंट था, बट उस प्रोटेस्ट के साथ अगर जिस तरीके से ये चीजें हुई, क्या वो सही है, मेरे को वो समझना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर दिल्ली पुलिस की मंशा उन पे लाठी चार्ज करने की होती, तो सर आपको याद होगा कि 2011 में मैं मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे ईयर नहीं पता, बट 2011 में भी प्रोटेस्ट हुआ था जहां बाबा रामदेव को रात में सोते हुए और 25,000 लोगों पे लाठीचार्ज हुआ था। तो दिल्ली पुलिस के पास पूरी पावर थी। गवर्नमेंट की अगर वो मंशा होती कि उन बच्चों पे हाथ उठाना है तो 20 दिन में कर दिया होता, 20-25 दिन में। उन्होंने नहीं किया। आप एक बात बताओ सर, क्या मैं मानता हूं कि पूरी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मैं खुद बोल रहा हूं कि वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, उन 21 बच्चों को कॉम्पनसेशन देना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी की। हम जहां से निकल कर आए हैं, जिस तरह की व्यवस्था से पढ़कर आए हैं, मैं कोर्ट्स में जाता हूं, मैं कोर्ट्स में जाके देखता हूं युवा जज, यंग जजेस आ रही हैं, बट आपने कभी उनका चैम्बर देखा कैसा है जहां पे बैठ रही हैं? सॉरी टू से, बट आप जैसी एंट्री करेंगे, द सिस्टम इज सो पुअर। एक पढ़ लिख कर जुडिशरी क्लियर करने के बाद एक जज वहां पे बैठी हुई है, यंग जज, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ फैसिलिटी शी इज गेटिंग? नथिंग। क्रिमिनल्स आर कमिंग देयर, कोई कंट्रोल नहीं है। उसी तरीके से पढ़ाई का सिस्टम आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है, बट क्या मैं उसकी आड़ में कुछ ऐसी पावर्स को पावर दे सकता हूं क्या? अगर आप एक जेन्युइन कंसर्न से खड़े थे, तो आप देखते हो रेगुलर प्रोटेस्ट होते हैं जंतर मंतर पर, ये रेगुलर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटेस्ट होते रहते हैं। लेकिन जो वहां पर जिन लोगों को आप वहां पर वो प्लेटफॉर्म दे रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी किसके पास आई? गवर्नमेंट से हम सवाल कर रहे हैं, क्या उनसे सवाल करना गलत है? 20 मार्च, जैसे आपने बोला सोनम वांगचुक जी को एबडक्ट किया गया, अगेन वो गवर्नमेंट का कॉल था, गवर्नमेंट के पास अपने राइट्स थे, लॉफुली उनके पास एक राइट्स था जिसके थ्रू वो सोनम वांगचुक जी को उठा सकते थे, और वो लेकर गए उनकी हेल्थ के लिए, और जो भी XYZ, यू नो आई नो, कहने वाली बात नहीं है। बट आप एक बात बताइए, यूनियन टेरिटरी में आप भी हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर एक मास गैदर हो रहा है, आप उस मास में से कैसे किसी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से कोई भी इंसान ये गलत तत्व नहीं है? कोई आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है? और उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? क्या ये 3 लोग ले पाएंगे? चिकन हेड, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल बिना किसी डायरेक्शन के लोग भाग रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता सर, इधर बच्चे भी। और आप मानेंगे नहीं, जब ये पहली बार अनाउंस हुआ था ना कि 20 जुलाई को ये लोग पार्लियामेंट जाएंगे, आई वाज हैविंग अ कॉफी विद माय वाइफ, मैंने उसी वक्त अपने वाइफ से बोला था कि 20 तारीख को मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत होगा, कुटाई होगी, अच्छे से होगी, और पता है इसमें कुटेंगे कौन? सिर्फ बच्चे, जेन्युइन किड्स। सर आप खुद भी एक टीचर भी रहे हैं, कितनी एज के बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं? उनकी एज क्या होती है? रफली 17-18। सर एक सच बताऊं, जो बच्चा एक्चुअली नीट की प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो बहुत इनोसेंट बच्चे होते हैं। आप आज भी किसी भी उनके जो कोचिंग सेंटर से वहां जाकर उन बच्चों का चेहरा देखिए, दे आर वेरी इनोसेंट किड्स। तो मुझे एक डेटा, मतलब अगेन ये मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि री एग्जाम हुआ, वापस से वो 22 लाख बच्चों ने अपीयर किया, 21 लाख लोग भरा, 21 लाख लोग अपीयर भी हो गए, और एज पर डेटा सारे बच्चे उसी हिसाब से सबको अपनी सीट मिल गई, कुछ टॉप करे, कुछ सब करके निकल गए। तो इसमें से कितने बच्चे जेन्युइन नीट के थे? मुझे पता है बहुत स्टूडेंट थे, बट ये वही स्टूडेंट थे जो 30-30 साल से लॉ कर रहे हैं, जेएनयू में बैठे हैं, जिनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हर तरह के देश को गाली गराने का नाम आ चुका है। आपके ऊपर भी कोई अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है? आप प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दे रहे हैं। अरे भाई एक बात बताइए, जिस पुलिस को आप मार रहे हैं और जो पुलिस आपको मार रही है, वो भी आपके पिता उम्र की हो सकती हैं। और आप फोटो लीक्स देख लीजिए। आप मुझे बताओ कि अगर पार्लियामेंट के पास 10,000 20,000 लोग तोड़कर अंदर चले गए, एंड इफ दे डू सम काइंड ऑफ एन एक्टिविटी, जो कि आप जानते हो अभी हमारे आसपास क्या चल रहा है, हु विल टेक द अकाउंटेबिलिटी? वो लीडर्स, जो सो कॉल्ड लीडर्स थे, वो तो पूरे गायब हो गए। एक वहां बैठ के बर्गर खा रहे हैं, दूसरे साहब बैठ के अंदर जाके बैठ गए, वो बोल रहे हैं उनका सो कॉल्ड हाउस अरेस्ट हो गया है नड्डा जी के साथ। सर आप अगर मीडिया में, इफ दे आर अकाउंटेबल, यू आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर समथिंग। इतने बच्चे पिटे आपकी वजह से हैं,
आपको एक चाटा तक नहीं पड़ा है। नहीं, चाटा भी खाया है ना सर वो तो आप एक बात सोचिए, मोदी जी आए हेलो फ्रेंड्स बोलकर, उन्होंने 40 करोड़ व्यू रात के 11:30 बजे ले लिए। एक बात सोच के देखिए, मतलब डिक्टेटरशिप, हम जिस चीज को डिक्टेटरशिप बोलते हैं कि बहुत लोगों का मानना है कि ये डिक्टेटरशिप है। सर जितने लोग वहां पे गैदर थे ना, कितने लोग, 1 लाख मैक्सिमम, 1 लाख नहीं है, 50,000 प्लस का डेटा है, मैं 1 लाख भी बोल रहा हूं। हमारी पॉपुलेशन कितनी है सर? 1.4 बिलियन। 1.4 बिलियन। 1.4 बिलियन का कितना परसेंटेज हुआ सर ये? मतलब कितना पॉपुलेशन थी वहां पे? 140 करोड़ में से 1 लाख लोग थे। 0.5% 0.5% को ये जो रिलेवेंस देना, अगेन मैंने बोला टॉपिक्स को रिलेवेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो लोग आकर उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट दे आर राइट पीपल। जब आपके लीडर जाके वहां खड़े हो गए, AISF जाके खड़ी हो गई, SIF जाके खड़ी हो गई, अलग अलग तरह के स्लोगन, आई डोंट वांट टू टेल देम, भीम आर्मी जाके खड़ी हो गई। सर एक बात बताओ ना, जिस दिन लाठी चार्ज हुई कोई भीम आर्मी, कोई ये लोग क्यों नहीं पिटे? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? 21 बच्चे मरे और कितने बेचारे पिट गए? 150 पुलिसकर्मी और 40-50 बच्चे। सर बच्चे थे, आई हैव सीन द वीडियो, किसी के कंधे पे चोट, किसी के हाथ पे चोट, दे वर क्राइंग लाइक अ बेबी। उनको देख के मुझे लग रहा था कि गलत पिटे हैं। पुलिस ने बार्बरिक एक्ट किया कि नहीं किया? पैलेट गन्स फायर किए हैं बच्चों पे। सर मैं फिर से एक बात, मैं अगेन फिर से एक बात बोलता हूँ, बच्चे की परिभाषा कहां से आप निकालते हो? बच्चे लाइक 15 to 59 their youth, 52 15 to 59 their youth people. 59 देयर यूथ पीपल, करेक्ट। आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जुवेनिल जेल में आप जाएंगे तो ये सारे बच्चे ही तो बैठे हैं ना, जो क्राइम करके बैठे हैं। मैं आपको बार बार वही कहना चाह रहा हूं कि एक भीड़ में खड़ा हुआ वो सिपाही कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मैं बच्चे को मार रहा हूं जो मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहा है? दैट मींस आपका कहने का मतलब ये कि जो फॉरेन एलिमेंट से उन्होंने गवर्नमेंट को इतना सर वो इन्फ्लुएंस यही कर तो लिया। एग्जैक्टली नहीं, वो फॉरेन एलिमेंट्स नहीं, उन फॉरेन एलिमेंट्स ने, सर मुझे जो लगता है, मैं किसी जजमान को देख रहा था, डोंट मेंशन द नेम, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली कि वो एलिमेंट्स शायद चाह ही रहे थे कि इनमें से कोई बच्चा मरे, इनमें से कोई एक बच्चा मरे। सर एक डेथ हो जाती तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको पता है कहां तक जाती? सर भीड़ में जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं ना, जिस तरह से एक सिपाही का, एक ACP की फोटो भी आई थी, क्या वो सही था? किसी महिला पे थप्पड़ मारना सही था? नहीं, आप कंट्रोल में थे, योर माइंड वाज इन कंट्रोल। आप इतने अंधे नहीं हुए कि आप अपने उस टूल को कहां किस जगह यूज कर रहे हो, वो सही है। बट मैंने क्या बोला ना, युद्ध हुआ, युद्ध में सैकड़ों लोग मर गए, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। युद्ध क्यों हुआ उसके ऊपर सब मैटर है। अभी एक ओपन लेटर लिखा है राहुल गांधी जी ने अमित शाह जी को, दैट जो बार्बरिक एक्ट हुआ है पुलिस के द्वारा दिल्ली में, मे बी इट वाज कंट्रोल्ड बाय यू, मींस हमारे होम मिनिस्टर साहब, और आप नहीं तो कौन, है ना? तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा 100%, है ना? Even if I agree to your points that even if some foreign disturbing elements were present in that protest, still उसके बाद भी जो innocent बच्चे हैं उनको स्कोल्ड किया गया है, उनको मारा गया है, और उस बार्बरिक एक्ट के लिए कोई न कोई तो जिम्मेदार रहेगा। ये उसके लिए संसद में चर्चा होगी डेफिनेटली। सर व्हाई कांट these 3 people were the spokesperson of CJP? Why are these people are not accountable? Why they were not heading the crowd? Why? अब जेनजी का नैरेटिव तो ये हो गया ना कि नाउ दे वर द साउंड, दे वर द आईज, दे वर द माउथ फॉर अस टू द गवर्नमेंट। एग्जैक्टली सर, यही तो चाह रहे थे ना, यही तो चाह रहे थे जो हो गया। सर आप, हम और आप सुरक्षित हैं क्योंकि सुरक्षा बल है, आप और हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे दायरे डिसाइड है। आप और हम सुरक्षित यहाँ बैठे हैं, आज बात कर पा रहे हैं तो इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज हमारी बाउंड्रीज डिफाइंड है, करेक्ट। आप जब उस बाउंड्रीज को क्रॉस करोगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल अगेन, मैं एम नॉट जस्टिफाइंग विच हैपेंड वाज राइट। बच्चों के साथ गलत हुआ है, जेन्युइन लोगों के साथ गलत हुआ है, जेन्युइन बच्चों की पिटाई हुई है, लेकिन भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। सर मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। आई वाज वेरी स्मॉल, माय फादर वाज ट्रेवलिंग टू विंध्याचल, तो आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड आई गेस। मेरे फादर, मेरे अंकल, मेरे 2 अंकल साथ हम लोग विंध्याचल जा रहे थे। तो इतना क्राउड था बिकॉज नवरात्रि का टाइम था कि आप ट्रेन पे चढ़ ही नहीं सकते, पूरा स्टेशन वाज फुली पैक्ड था।
और मैं एक छोटा बच्चा था. माय फादर वाज इन रेलवेज, ही ट्राइड अ लॉट. जो जिस कोच में उनका टिकट था वो ट्रेन ही चली गई, उसमें हम चढ़ ही नहीं पाए. सो वी वर ट्राइंग. आई थिंक इट्स अराउंड 12 o'clock. टीटी से बात थी तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपके पास यही टिकट लेके जिस ट्रेन में जगह मिले चढ़ जाना एंड देख लेंगे आगे जो भी होगा. मेरे फादर, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मेरे फादर ने कोशिश करी. अब इतनी भीड़ थी कि एक ट्रेन आई, कोई भी कोच नहीं खुला क्योंकि सबको पता था कि इतनी क्राउड चढ़ेगा तो चढ़ ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकते, क्राउड मैनेज ही नहीं हो सकता, पुलिस भी नहीं मैनेज कर पा रही, सीआरपीएफ आरपीएफ कोई नहीं मैनेज कर पा रहा. हमने भी ट्राई करा, पिताजी ने ट्राई करा, हम सब चढ़ने लगे. तो एक कोच का डब्बा खुला और वो गलती से आर्मी कोच था. वो जैसे ही गेट खुला, क्राउड स्टार्टेड लाइक रशिंग लाइक एनीथिंग. अब जब वो उसमें घुसने लगे तो उसी बीच में आर्मी वाले उन्हें रोकने लगे. डोंट कम, ये आर्मी का ये पूरा बॉक्स है, नहीं आना. पूरा दोनों साइड से पुश चल रहा है एंड आर्मी वाज ट्राइंग कि भाई कुछ भी ना करना पड़े. बट एक पेशेंस लेवल थे भाई, उनके पास अंदर एम्यूनेशन हैं, गन्स हैं भाई. वो लोग नहीं चाह रहे कि कोई अंदर घुसे, उनका एक अलग डब्बा जा रहा है. पर क्राउड नहीं सुनती ना किसी की. फिर क्राउड को किसी चीज से मतलब नहीं, क्राउड का कोई मोरल्स नहीं होता सर. बिना मोरल्स के उन्होंने जैसे ही एक आर्मी वाले ने हाथ उठाया, एक बच्चे को उठाया और सामने खड़ा कर दिया और उस बच्चे के 2 चाटे लगे. वो बच्चा मैं ही था और मुझे पूरा यहां से लेके यहां तक नील पड़ गया था. रात में 1 बजे जब मैं घर आया तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है. अब आप एक सोचोगे तो एक बच्चे के लिए कितना बड़ा ये ट्रॉमा था. बट अगेन मैंने कभी भी उस इंसिडेंट को लेके मैंने कभी भी आर्मी को अकाउंटेबल नहीं समझा. बिकॉज भीड़ है सर, भीड़ में आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन राइट मेथड से आप किसी को भी इंस्टिगेट कर दो. एंड द प्रॉब्लम विद आवर न्यू जनरेशन इज दे आर इन्फ्लुएंस्ड एंड कैरिड अवे सो इजिली. अपना खुद का स्टैंड नहीं है उन बच्चों का. और जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके निकलना था वो निकल गए सारे. उन्होंने सबने अपनी पढ़ाई कर ली, निकल गए सर. यूपीएससी में सर 12 लाख, क्लोज टू 12 लाख बच्चे एग्जाम्स के लिए अपीयर करते हैं. 8 कितनी सीट है सर? नहीं सर 12 लाख है, कॉन्फिडेंट. 12 लाख प्लस का सर डेटा है. 1000 सीट है, 900 to 1000 की सीट है सर. जो उसके बाद सीट बचती है उसके बाद बच्चे क्या करते हैं? वापस से तैयारी करते हैं सर, वापस से तैयारी करते हैं. मैं यही कहना चाह रहा हूं सर कि प्रॉब्लम जेन्युइन है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, बट एज अ सिविलियंस हम लोग भी बहुत अकाउंटेबल हैं. आप डेमोक्रेसी में बैठकर, आज ये डेमोक्रेसी तो है सर कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन हो गया. आपको क्या लगता है सिर्फ इनकी वजह से हो गया? अच्छा, आपका एक सवाल था कि ये 37 डेज क्यों खींचा? अच्छा, ये इनकी वजह से नहीं हुआ? आपका सर, सॉरी मैं किसी के बारे में एक बात नहीं बोलूंगा. एक समझदार आदमी जिनको अकाउंटेबल फील होना चाहिए ना, उनको आज से 20-25 दिन पहले ही रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था. आप मेरा पॉइंट समझिए. मेरा पॉइंट क्या था? अगेन जब आपने बोला कि इतना टाइम क्यों लिया जब ये होना ही था, सर 50 शेड्स ऑफ ग्रे कैसे दिखेंगे? अगर पहले दिन में ही जब सोनम सर आए थे और उसी दिन अगर सब कुछ हो जाता तो आप इतने चेहरे कहां से देखते? आप उन एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते जो वहां पर जाकर बैठे थे और जिनका मोटिव सिर्फ पॉलिटिकल था? वो तो आइडेंटिफाई नहीं होता ना सर. आप मतलब कि 3 दिन कोई आके बैठेगा तो कल से सर अगर मेरी कैपेसिटी है और मैं भी जाकर अगर हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया तो मैं भी किसी ना कुछ रेजिग्नेशन ले लूंगा. और आप देखिएगा आने वाले दिनों में होने वाला है. तो सर गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपको एक चीज समझनी पड़े, जब हम किसी भी गवर्नमेंट को चूज करते हैं इलेक्शंस में, मेरा राइट क्या है? मेरा राइट मुझे ये बोलता है, मेरा राइट मुझे ये बताता है कि मैं किस चीज के लिए अकाउंटेबल हूं. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छी बात सदगुरु जी ने बोली थी. उन्होंने बोला था कि जब आपके पास एक डेमोक्रेसी में पावर है, पावर टू वोट, जब आप किसी को एक बार वोट दे दें तो लेट दैट गवर्नमेंट फंक्शन प्रॉपर्ली. क्योंकि आप सेशन ही नहीं चलने दे रहे हो, लोकसभा में सेशन ही नहीं होने देते. जो बचा कुचा भी है, हम किसी का 100% स्कोर कार्ड थोड़े ना तो कांग्रेस का है, ना तो आपका है, ना तो बीजेपी का है. बट हम क्या करते हैं, हम अपने अनुभव से ये देखते हैं कि हाँ यार, ये सबकी अपनी दृष्टि है और सबके अपने व्यूज हैं. उसने अपनी दृष्टि से देखा कि भाई मुझे लगता है कि इन सब के बीच में ये थोड़ा बेटर काम कर रहा है, इन सब के बीच में ये थोड़ा बेटर काम कर रहा है. उस बेसिस पे हमें अपना एक स्कोर कार्ड क्रिएट करता है एक ह्यूमन, और जाकर वो अपना वोट देता है. और उस वोट देने के बाद आप सत्ता सिर्फ इस बेसिस पे पलट दो क्योंकि 4 लोग बिना नाम लिए गैदर हो जाएं, मेरे ख्याल से सर वो एक क्वेश्चनेबल चीज है. इसकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उन लोगों पे जाती है, ये उन लोगों पे जाती है जो इसको जिस मोटिव से आगे लेकर जा रहे थे, उन बच्चों पे नहीं सर. मैं फिर बता रहा हूं कि आप इस
प्रधान जी के रेजिग्नेशन के बाद क्या आपने एक बार भी टीवी में उनके माँ बाप को देखा? क्या देखा ये लोग उनके माँ बाप से मिलने गए, बात करी, उनके बच्चों के साथ क्या हुआ? 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन दे दो, दे डिजर्व इट, वो बच्चे डिजर्व करते हैं। और पंजाब में पेपर लीक हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो रहा है, एक इतना सीरियस कंसर्न है। आप युवा हैं, यही बच्चे कल को डॉक्टर बनेंगे, यही बच्चे कल को आईएएस पीसीएस बनेंगे, कैसे बनेंगे? इसीलिए लोग फिर देश छोड़ के बाहर जाते हैं। मेरा कहने का एक बहुत ही कॉन्क्लूसिव एक इस डिस्कशन को मैं एक सही राह पर कंक्लूड करना चाहता हूँ। मेरा जो मानना है अपने तजुर्बे में कि एजुकेशन की जो अभी करंट सिचुएशन है इंडिया में, इट्स अ वेरी क्रिपल्ड सिचुएशन। अभी मोर देन 15,000 स्टैंडर्ड deemed universities we have more than 1 million plus students who are pursuing education in India. Still we are having a very small budget, less than 3% of GDP, which we have right now. Roughly, if we talk about lakh crore rupees, so 1.2523 lakh crore rupees are being allotted to the education ministry. Almost 6.5%, जो कि पूरा मिलता ही नहीं उन्हें। 50 लाख करोड़ में से 1.25 लाख करोड़ रुपए मिलता है। उस 50 लाख करोड़ में से जो 1.25 लाख करोड़ रुपए मिलता है, उसमें उस पूरे 140 करोड़ की यूथ को एजुकेट करना है। उसमें हमारा एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स भी खराब है, जो हमारा टीचर टू पीपल रेशियो है वो भी खराब है, हमारे टीचर्स की जो कंपैटिबिलिटी है इन द प्राइमरी स्कूल्स, इट इज ऑल्सो लेस। तो हमें इसे रिवैम्प करने की आवश्यकता तो है। 100%। अब रिवैम्पिंग के टाइम पर जब ऐसी मैसिव सिस्टम फेलियर्स होंगे, गवर्नमेंट मशीनरीज पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो जो अच्छे मोटिवेटेड सिस्टमिक अलाइंड स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी चीजों को प्रॉपरली नहीं इम्प्लीमेंट या आउटकम में लेके आ पाएंगे। सो दैट्स द ओनली कंसर्न आई हैव, है ना। आई डोंट फॉलो और आई डोंट प्रमोट एनी पर्टिकुलर पार्टी, बट येस, if someone is responsible, they should be answerable to it, है ना। I totally agree that yes, उस पूरे प्रोटेस्ट में 90% were not the NEET students. 95% were not the NEET students. I am saying 99% were not the NEET students. Correct. But their ideology was up to the mark. But the cause was right. The cause was absolutely right, sir. It was required. Very much required. तभी मैं बोल रहा हूँ ना कि जो रेजिग्नेशन अब हुआ होना तो पहले चाहिए था, बट अगेन आई वुड से गवर्नमेंट भी इंटेलिजेंट है, वो भी सब कुछ देख रही है, उनको भी बहुत कुछ ये एलिमेंट्स कभी नहीं पता चलते, और आपने भी देखे, मैंने भी देखे। एक भी वो एलिमेंट जो इतने दिन से आकर चीखे लगा रहा था, उनमें से एक भी एलिमेंट फ्रंट पे नहीं था सर। दिस इज द वे वी डोंट लीड। हम अगर मैं एक सेलर रहा हूँ, हम ऐसे लीड नहीं करते। वी आर ऑलवेज एट द फ्रंट। अगर पिटना भी है तो भी फ्रंट पे, कुछ भी है, वी लीडर्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? लीडर्स पीछे छुप के आइडेंटिफाई नहीं होते सर। एब्सोल्युटली। सो सूरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक कलेक्टिव डिस्कशन करके। काफी मुद्दों पर चर्चा की हमने, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक आपसे राय मिली कि हमें देश को किस तरफ ले जाने की जरूरत है, किन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि for the last we have to decide our ethics. Even we are going towards a positive ethics or a negative ethics. Okay. Thank you so much for joining my show. Thank you. Thank you.